नमस्ते स्टूडेंट्स। हम अपने फिजिक्स कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जो हम 12th RBSC राजस्थान बोर्ड का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हैं। उसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बुक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उसके 1.8 एग्जाम्पल में पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या कहता है ये एग्जाम्पल 1.8। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम। ध्यान रखें, दो गोले हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है 200 ग्राम और दोनों गोले बिंदुवत हैं। ये जो शब्द है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखता है कि दोनों जो गोले हैं वो बिंदुवत हैं, यानी इस आकार के हैं जैसे बिंदु, वो ज़्यादा बड़े आकार के नहीं हैं और उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। 200 ग्राम द्रव्यमान है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनके प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। अगर इसको मैं डायग्राम में उतारने की कोशिश करूं तो दो बिंदुवत आवेश हैं, जैसा कि दोनों ही प्रत्येक 200 ग्राम का द्रव्यमान रखता है। ये भी 200 ग्राम मान लेते हैं ये द्रव्यमान। ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये भी 200 ग्राम का है। अब ये दोनों बिंदुवत द्रव्यमान एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े हुए हैं इस तरीके से, मतलब ये लटके हुए हैं और जिन धागों से ये लटके हुए हैं वो कुचालक हैं। कुचालक भी इसलिए क्योंकि अगर ये सुचालक होंगे तो इन पे जो भी आवेश हो, क्योंकि आगे इसमें दे रखा है दोनों गोले समान आवेशित हैं। अगर दोनों गोले आवेशित हैं और इनको किसी सुचालक धागे से या सुचालक वायर से जोड़ दिया जाएगा तो आवेश का आदान प्रदान कर लेंगे ये। इसलिए यहाँ पे किस तरह के ये धागे से बंधे हुए हैं, कुचालक। ये कुचालक ये हमारा कोई मान लीजिए कोई हैंगर है या कोई आधार है जिससे ये लटके हुए हैं। तो कुचालक धागे होने के कारण अगर ये आवेशित है तो ना तो इसका आवेश इधर जा सकता है ना इसका आवेश इधर जा सकता है, इसलिए हम कुचालक धागों से इसको लटकाया है। प्रत्येक कुचालक धागे की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखी है सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। अब चूंकि आगे लिखा हुआ है कि दोनों गोले समान आवेशित हैं, समान आवेशित। समान आवेशित का मतलब है कि दोनों या तो प्लस चार्ज से, ये अगर ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर ये माइनस चार्ज से आवेशित है तो ये भी माइनस चार्ज से आवेशित है, और साथ ही साथ दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा समान है। प्लस और माइनस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर दोनों ही प्लस होंगे तो वही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ही माइनस होंगे तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी आवेश Q है और इसके ऊपर भी आवेश Q है। दोनों समान आवेश से आवेशित हैं और समान आवेश से आवेशित होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी Q चार्ज और ये Q चार्ज, और चूंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करने के कारण इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाएगी, और वो डिस्टेंस इसमें बता रखी है 4 सेंटीमीटर, आगे लिखा हुआ है। तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, कोई आनुपातिक तुलना नहीं बैठ रही है यहाँ पे। तो ये एक रफ डायग्राम है, अपन बस मान रहे हैं कि ये 40 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट बी कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब एक शब्द और आया है साम्यावस्था। साम्यावस्था किस लिए यूज़ हुआ है? ये कुछ ऐसे शब्द मैंने गोले किए हैं जो इस प्रश्न को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो बिंदुवत आवेश, बिंदुवत लिए हैं क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को एक बड़े गोलों पर जो बिंदुवत ना होकर के साइज में बड़े हैं तो वहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर, मान लीजिए एक ये गोला है, इसको मैं प्लस Q आवेश देता हूँ
तो ये प्लस क्यू आवेश जब मैं इसको दूंगा तो इस गोले के कहाँ पर जाएगा? ये हो सकता है ये इस एरिया में फैल जाए, बस इस एरिया में प्लस क्यू हो सकता है ये इस एरिया में फैले। वो डिपेंड करता है कि ये जो गोला है वो किसका बना हुआ है। ये धातु का बना हुआ है, धातु मतलब किसी सुचालक पदार्थ का बना हुआ है, या फिर ये किसी कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। और कुचालक और सुचालक में भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, धातु कई तरह की होती हैं। तो उसके कारण इस पर जो आवेश का वितरण होगा, ये प्लस क्यू जो आवेश में इसको दूंगा वो एक जगह पर ना रह करके इसके चारों ओर वितरित होएगा, चारों ओर वितरित होएगा। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर भी वितरित हो सकता है। अगर ये सुचालक है तो ये जो आवेश है इसके ऊपर चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा, अगर ये सुचालक है। अगर ये कुचालक है तो हो सकता है एक पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा वितरित हो जाए। और कुचालक है तो कुचालक होने के नाते इसके अंदर भी जा सकता है ये आवेश, इसके आयतन में भी प्रवेश कर सकता है। सुचालक में हमेशा आवेश पृष्ठ पर होता है। अगर ये सुचालक है तो हमेशा आवेश इसके पृष्ठ पर बनेगा, वो इसके भीतर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अगर कुचालक है तो ये आवेश पृष्ठ पर भी होगा कुछ, और इसके भीतर आयतन में भी प्रवेश करेगा। तो अब इस तरह के बड़े गोले को लेकर के अगर इस प्रश्न में रखा जाएगा तो आवेश वितरण अलग अलग तरीके से होने के कारण यहाँ पर हम कूलाम के नियम के माध्यम से इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने शुरुआत में कह दिया है कि जो भी गोले हैं वो कैसे हैं? बिंदुवत। जब बिंदुवत कह दिया जाता है, अब इसको प्लस क्यू कितना भी आवेश दो, प्लस क्यू दो, प्लस 2q दो, या कितने भी इलेक्ट्रॉन दो, वो सारे के सारे इस बिंदु के ऊपर एक जगह इकट्ठे हुए माने जाएंगे। तो यहाँ पर अगर q आवेश दिए रखा है तो इस पूरे बिंदु के अंदर टोटल q आवेश है और इसके अंदर भी q आवेश है। तो इनके मध्य इंटरेक्शन को कूलाम के नियम से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि कूलाम का नियम जब हम पढ़ते हैं तो जो कूलाम का नियम स्टेट किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए है। जब हम पढ़ते हैं ना कूलाम की परिभाषा, कूलाम बल के नियम का स्टेटमेंट क्या है? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? दो बिंदु आवेशों के मध्य। इस कारण इसने यहाँ पर यह शब्द यूज किया है बिंदुवत गोले। यही चीज़ क्लियर होगी। दूसरा आता है कुचालक। कुचालक शब्द क्यों यूज किया है? कि जो धागे हैं वो कुचालक हैं। अगर इन धागों को, इन गोलों को, आवेशित गोलों को सुचालक धागे या किसी और वायर से लटकाया जाएगा, तब ये आवेश जो इनको क्यों दिया गया है वो स्थायी नहीं रहेगा, वो इस सुचालक धागों के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे किसी वस्तु के ऊपर कोई आवेश है, इसके पृष्ठ पर है या इसके भीतर भी है। अगर ये कुचालक है तो भीतर भी होगा, और अगर ये सुचालक है तो सिर्फ इसके बाहर के पृष्ठ पर होगा। समझ रहे नहीं है? पृष्ठ मतलब उसका सरफेस, और अंदर का मतलब उसके अंदर का आयतन। ठीक है? तो और अगर इस वस्तु को किसी धातु के तार के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा तो यह संपूर्ण आवेश इस तार में से होता हुआ उस जगह प्रवाहित होने लगेगा जहां पर आवेश की कमी है। यह ध्यान रखना, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। धारा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उसी तरह आवेश, क्योंकि आवेशों का प्रवाही धारा होती है। तो जैसे ही इस धातु के तार को इससे स्पर्श करा के किसी दूसरी चीज़ से स्पर्श कराया जाएगा जहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। मान लो ये दूसरा गोला है, इससे मैंने इसको स्पर्श कराया, तो ये आवेश इधर से स्थानांतरित होकर के इस वाले गोले के ऊपर आना प्रारंभ कर देगा। इसलिए इस प्रश्न में इसने किस तरह के धागा का इस्तेमाल किया है? कुचालक होगा ये धागा, तो किसी प्रकार का कोई भी आवेश का संचरण नहीं होगा। इसके ऊपर क्यू आवेश है तो क्यू आवेश ही बना रहेगा। दूसरा शब्द है इसके अंदर समान आवेशित।
समान आवेशित में बता चुका हूँ कि दोनों गोलों पर समान परिमाण के और समान प्रकृति के, प्रकृति मतलब है यदि दोनों प्लस हैं तो प्लस, यदि दोनों माइनस हैं तो माइनस, समान प्रकृति के आवेश हैं और समान मात्रा या परिमाण के आवेश हैं। अगला हमारा शब्द है साम्यावस्था। साम्यावस्था ये शब्द इस क्वेश्चन में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये दोनों आवेश समान हैं प्रकृति में, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि ये धागों से ना बंधे होते तो ये निरंतर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए एक दूसरे से दूर जाते रहते, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो वो जाते रहेंगे। लेकिन चूंकि ये धागे से बंधे हुए हैं, ये धागे से बंधे हुए हैं, तो ये धागा, मान लो अगर इन दोनों में किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, इन पे कोई आवेश नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक दूसरे से आकर के मिल जाएंगे, क्योंकि ये धागा जो है ऊपर एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से बंधा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से बंधे हुए हैं। ये हमें समझना होगा कि जब भी हम कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को एक डायग्राम के अंदर किस तरह से उतारा जाए। तो डायग्राम में जब तक अपन उस क्वेश्चन के जो भी कंसेप्ट है उसको नहीं उतारेंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो धागा बंधा हुआ है इस इन दोनों गोलों से, ये धागा इन दोनों को नज़दीक लाएगा। जाहिर सी बात है अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का बल ना लगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और ये एक दूसरे के नज़दीक कौन लेकर आएगा इनको? ये धागा। इस धागे में जो तनाव है वो तनाव इनको वापस अंदर की ओर या एक दूसरे की ओर लेके आएगा। पर चूंकि हमारे क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दोनों समान आवेश से आवेशित हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे, और इस धागे के कारण जो तनाव है वो धागा इन दोनों को नज़दीक भी लाएगा। इस कारण दो विपरीत बल हैं, एक तो दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है, एक नज़दीक लाने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों बल एक स्थिति में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और ये पूरा जो सिस्टम है ये स्थिर हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में लगने वाला कुलाम बल, दोनों आवेशों के कारण लगने वाले जो प्रतिकर्षण का कुलाम बल है उस बल की मात्रा, और इन धागों के कारण जो तनाव के कारण जो अंदर की ओर जो बल लग रहा है उस तनाव बल की मात्रा, दोनों की मात्रा समान हो जाएंगी, और दोनों की मात्रा समान हो जाएंगी उस अवस्था को ही इसने बोला है साम्यावस्था। ये ध्यान रखना, साम्यावस्था में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल धागों के कारण लगने वाले तनाव बल द्वारा संतुलित हो जाएगा। यानी अब इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में दो बल लगेंगे, एक तो तनाव बल, धागों में तनाव बल, और दोनों आवेशों के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल। वो दोनों जब बल बराबर हो जाएंगे तो ये साम्यावस्था में होगा। इस साम्यावस्था का उपयोग करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए सॉल्व। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको पूरे क्वेश्चन को हमारे डायग्राम के प्लेटफॉर्म पर उतार चुके हैं। ये हमारे समान आवेशित गोले हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, और प्रतिकर्षण जो आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसको मैंने F से प्रदर्शित किया है। F हमारा यहाँ पर लगने वाला
कूलाम बल है, ठीक है। और धागे, इसमें गौर करने वाली ये बात है, कुल मिलाकर 3 बल लग रहे हैं। एक बल की चर्चा करना मैं भूल गया, वो है नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। चूंकि ये ऊपर एक धागे से बंधे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये पूरा तंत्र पृथ्वी पर मौजूद है, और पृथ्वी पर मौजूद है तो पृथ्वी पर नीचे की ओर जो बल लगेगा वो है mg। यहाँ m इसका द्रव्यमान है जो कि 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलते हैं तो 0.2 किलोग्राम नीचे की ओर बल लगेगा। एक बल इसमें प्रतिकर्षण, कूलाम प्रतिकर्षण, आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण लगेगा। एक बल इस दिशा में, धागे की दिशा में, इस दिशा में T तनाव बल। हमेशा ये ध्यान रखें, तनाव बल उस किसी भी धागे में तनाव बल उस केंद्र की ओर लगा होता है जिस केंद्र पर धागा बंधा होता है। ये दोनों तनाव बल इस केंद्र की ओर लगेंगे, इस पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट, ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है, यानी यहाँ पर ये दोनों तार बंधे हुए हैं तो इस तार की ओर तनाव बल लगेगा। तो 3 बल हो गए, तनाव बल T, एक पॉइंट को देखें, इस एक आवेश को देखें तो तनाव बल T, प्रतिकर्षण बल F, कूलाम प्रतिकर्षण बल F और गुरुत्वाकर्षण बल mg। इस पर भी इसी तरह तनाव बल T, कूलाम प्रतिकर्षण बल F और गुरुत्वाकर्षण बल mg। अब इसमें देखें तो कुल, और ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा साम्यावस्था में है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा साम्यावस्था में है, और साम्यावस्था में है तो यानी ये तीनों बल कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए साम्यावस्था में। तो कौन किसको कैसे बैलेंस किया हुआ है तो ये देखते हैं। ये दोनों बल तो हमारे 90 डिग्री पर हैं, F और mg, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इनको किसी प्रकार से इनके लंबवत घटकों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई बल लंबवत, एक दूसरे के लंबवत हो तो ध्यान रखना उनको लंबवत, उनके लंबवत घटकों में विभाजित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक बल थोड़ा सा टेढ़ा है जो कि है तनाव बल T। ये इस एक्सिस से, y एक्सिस से थीटा कोण पर झुका हुआ है। मैंने थीटा कोण क्या से निकाला है, मैंने यहाँ पर एक समविभाजक बनाया है अपने सुविधा के अनुसार, जहाँ पर इस समविभाजक है तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, और ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। समांतर होने के कारण एकांतर के नियम से ये थीटा है तो ये भी थीटा, और यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं तो समांतर में एकांतर कोण के नियम से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये जो हमारा तनाव बल है ये इसके y अक्ष से, यानी लंबवत स्थिति से थीटा कोण पर झुका हुआ है, यानी इस T तनाव को हम इसके 2 लंबवत घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक लंबवत घटक होगा ये y अक्ष की तरफ, जिसको अपन लिखेंगे T cos थीटा, और एक लंबवत घटक होगा x अक्ष की तरफ, यानी इसको 2 भागों, 2 लंबवत घटकों में इस तरह से तोड़ा जा सकता है। ये ध्यान रखना, हम इसी तरह से तोड़ते हैं हमेशा। कोई भी सदिश हो, जैसे सदिश A, अब इसको इसके 2 लंबवत घटकों में तोड़ना है तो हम यहाँ पर बनाएंगे y अक्ष और यहाँ पर बनाएंगे x अक्ष, और इसके और कहीं से भी एक कोण ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ये थीटा दे रखा है तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो होगा A cos थीटा, और इसका ये वाला जो घटक होगा वो होगा A sin थीटा। जिस तरफ थीटा है उधर वाला cos थीटा होगा और थीटा के विपरीत वाला sin थीटा होगा। ठीक है, मान लेते अगर ये थीटा इस तरफ दे रखा होता, ये थीटा होता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आता A cos थीटा, यानी A का x अक्ष की दिशा में जो घटक है, क्योंकि थीटा हमने यहाँ ये वाले इस वाले कोण को थीटा माना है तो A cos थीटा, और इसके विपरीत में जो दूसरा है वो हो जाता A sin थीटा। जहाँ कहीं भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी भी सदिश को, चूँकि बल सदिश राशि है, ये T सदिश है, सदिश को 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह ये हो गया T cos थीटा, तो इधर जो इसका घटक आएगा उसको मैं लिखूँगा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, ये हो जाएगा T sin थीटा। इसी तरह इसको भी 2 भागों में विभाजित करूंगा तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका ये होगा T cos थीटा, और इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो जिधर थीटा है थीटा वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा T cos थीटा, और थीटा के ऑपोजिट साइड में जो इसका जो घटक बनेगा लंबवत घटक वो हो जाएगा T
साइन थीटा। अब हमको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। अब इस तनाव T बल को इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बल हो गए, एक तरह से इस एक बिंदु पर 4 बल हो गए, T cos थीटा, F mg T sin थीटा। इस बिंदु पर भी 4 बल हो गए, T cos थीटा, F mg और T sin थीटा। अब T यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अपन T को 2 भागों में बांट चुके हैं, ठीक है। अब इस एक बिंदु पर अपन फोकस करते हैं, इस एक आवेश पर अपन फोकस करते हैं। तो चूंकि ये साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में ये इसीलिए है, ये बिंदु अपनी जगह से इसलिए नहीं हिल रहा है, साम्यावस्था में इसलिए है क्योंकि ये F बल और ये T साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और इस कारण ना तो ये बिंदु इस दिशा में जा रहा है, ना इस दिशा में जा रहा है, और ना ये ऊपर और नीचे भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। यानी ये जो दो बल हैं ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूं इनके, इस डायग्राम के माध्यम से। दो इक्वेशन क्या हो सकती हैं? ये दो इक्वेशन हो सकती हैं, ये होगी T साइन थीटा इज इक्वल टू F। ये ध्यान रखना, ये F कूलाम बल है जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आता है, इसको बाद में लिखेंगे अपन। और ये होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी हो जाएगी T cos थीटा इज इक्वल टू mg। यानी तनाव का cos थीटा वाला घटक इसके द्रव्यमान के कारण जो इसका भार बल है उसको संतुलित कर रहा है, और T यानी तनाव का T साइन थीटा वाला घटक इसके कूलाम प्रतिकर्षण बल के मान को संतुलित कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन की सहायता से हमें इस Q का मान ज्ञात करना है। एक चीज अपन कर लेते हैं, इस F का मान निकाल लेते हैं। दो आवेश हैं Q और Q, इन दोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल जो होगा वो हमें पता है कूलाम के नियम से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा K। तो यहाँ पर हमारा ये Q और Q1 और Q2 दोनों Q है, तो इसको लिख सकता हूँ Q स्क्वायर, और R इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने 4 सेंटीमीटर, अपन को पता है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये है डिस्टेंस D। तो D इज इक्वल टू वो हो जाएगी, क्योंकि इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे D स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये अपन अभी वैल्यू नहीं रखें, एंड में जाकर के इसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण T। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, इसको वापस ना लिख करके। अब इसमें अपन को चूंकि इस Q का मान निकालना है और Q हमको कहाँ मिलेगा? इस F में। तो इसमें से जो जो चीज़ अपन को अनुपयोगी है वो हटानी पड़ेगी, इसलिए अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 का डिवाइड करेंगे। क्योंकि तनाव T के बल का मान ना तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ना हम कहीं तनाव T का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का अब करना क्या है? अब हमारे पास ये सवाल उठता है कि अब हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन का। तो कभी भी ध्यान रखें, इस तरह की कभी भी इक्वेशन बनती हैं cos थीटा और sin थीटा, एक में पूरा sin थीटा अलग है, दूसरे में cos थीटा अलग है, तो जहाँ तक हो सके एक बार हमको कोशिश करके देखनी है, दोनों को एक दूसरे में डिवाइड करना है और tan थीटा बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर इसमें भाग देंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा बनेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो टर्म है T, इसकी कोई वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, ना तो हमको क्वेश्चन में दे रखी है और ना ही हम कहीं और किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी अपन को पता लगता है अगर इस T को हटाना है तो सिंपल तरीका यही है कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा tan थीटा। इसमें सीधा यहाँ पे यूँ भाग दे रहे हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में भाग देंगे, उधर राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में देंगे। तो इधर T से T कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। और इधर हमारे पास बचेगा F अपॉन mg। g की वैल्यू
हमें ध्यान रखनी है जी गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग कभी कभार अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी, 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। अब आगे हम चूंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो इसके अंदर छुपी हुई है, हमको क्यू की वैल्यू चाहिए और ये क्यू जो है इस एफ में छिपा हुआ है। तो अब इसकी एफ की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले हम ये करते हैं कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। अब इसमें अपन एफ की वैल्यू पुट करते हैं। एफ है हमारा के क्यू स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। अब इसमें क्यू स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उसको राइट हैंड साइड की ओर भेज देते हैं। हमारे वज्रगुणा के माध्यम से डी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और ये के अपॉन में आ जाएगा एम जी tan थीटा अपॉन ये इंटू डी स्क्वायर उधर चल जाएगा और अपॉन में आ जाएगा के। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्यू स्क्वायर इजिकल टू ये हमने निकाल लिया था एम जी डी स्क्वायर tan थीटा ओवर के। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पूरे एक्सप्रेशन पर, इस पूरे व्यंजक के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब इसमें इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ अपन रख के एम की वैल्यू अपन रख सकते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है 0.2 kg। जी की वैल्यू उपलब्ध है अपन 9.8 रख सकते हैं, सुविधा के लिए 10 भी रख सकते हैं कैलकुलेशन में। डी की वैल्यू हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 0.04 मीटर, उसका स्क्वायर रखेंगे। के की वैल्यू, के हमारा जो कूलाम का नियतांक है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये जो वैल्यू है वो ये रख दी जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लेके आए। तो अपन त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। इस फॉर्मूले का उपयोग करके tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से? देखो ये हमारा त्रिभुज है, इसको पूरा कर देता हूँ। अगर मैं इस त्रिभुज को पूरा बनाता हूँ तो ये 90 डिग्री का त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कौन है? अगर यहाँ ना समझना चाहो इसको तो ऐसे समझो कि ये इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये इसको कंप्लीट करके ये पूरा ये 90 डिग्री हो गया। ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाला ये लंब है और ये कर्ण है। ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, जो थीटा के सामने वाला लंब होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा लंब बटा आधार। लेकिन ये ध्यान रखना, आधार इसमें कुछ है नहीं, आधार की कोई भी वैल्यू इसमें है नहीं। तो आधार कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन अपन को कर्ण दे रखा है। कर्ण मतलब ये धागा जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर, इसको 0.4 मीटर लिख सकते हैं हम। ये धागा ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर। ये कर्ण है, ये लंब है। लंब हमारे पास दे रखा है क्योंकि ये लंब ये आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.04 है, तो जाहिर सी बात है इससे इसकी आधी दूरी 0.02 हो जाएगी। यानी लंब तो हो जाएगा 0.02 मीटर और कर्ण है हमारे पास 0.4 मीटर। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आधार चाहे निकाल सकते हैं क्योंकि कर्ण इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से। पर इसमें भी अपन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो थीटा है
यदि थीटा कोण थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में tan थीटा इज लगभग इक्वल टू sin थीटा, tan थीटा को sin थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो चित्र मैंने बनाया है इसमें थीटा मैंने बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन जब ये वास्तव के रूप में अपन इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये थीटा की जो वैल्यू है बहुत कम होगी, और चूंकि बहुत कम होगी बहुत ही माइन्यूट सा डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इन धागों से इन दोनों आवेशों को लटकाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से लटकेंगे ये, और इनके बीच में जब ये एंगल बनाए जाएंगे तो ये एंगल बहुत छोटे छोटे होंगे। तो इसलिए अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल है थीटा ये अत्यल्प है, और जब अत्यल्प होता है तो tan थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, और sin थीटा अपन को पता है, sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और लंब की वैल्यू हमको पता है और कर्ण की भी वैल्यू हमको पता है। तो डायरेक्ट अपन sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू है 0.02 और कर्ण की वैल्यू है 0.40। 40 में 100 का भाग देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20, यानी sin थीटा की वैल्यू 1/20 है, इसलिए tan थीटा की भी वैल्यू अपन 1/20 लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इसको मैं फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, mg/d² sin थीटा ओवर k। अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे, और इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास उपलब्धि प्राप्त होगी आंसर के रूप में वो कुछ इस प्रकार होगी। इसको मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आपको देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हम में होनी चाहिए, क्योंकि हमको अगर है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो इसकी मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसको सॉल्व करना नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं एग्ज़ाम में, बिना कैलकुलेटर के ही करना है, तो ये खुद को करके देखना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, मैं इसको फिर भी सॉल्व करके बताऊंगा। m की वैल्यू है हमारे पास 0.2 इंटू जी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं सुविधा के लिए 10 जी। डी की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू ये रही 0.04 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास sin थीटा की वैल्यू है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हमको इस डायग्राम की। यहाँ पर हो जाएगा 1/20 आया था, तो इंटू यहाँ पे अपन पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 1/20, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। और इसको अगर सही तरीके से सॉल्व करें, बहुत इजी है ये सॉल्व करना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसके स्क्वायर का ध्यान रखना है। स्क्वायर के बाद यहाँ पे पॉइंट जब हटाएंगे तो जो 10 की पावर्स में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको ध्यान में रखते हुए जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, और इसको आपको खुद को सॉल्व करना है कि ये वैल्यू क्या होती है। इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करने आने चाहिए कि किस तरह से ईजिली सॉल्व करें। फिर बाद में जब अंडर रूट निकालना पड़ेगा, इसका जब अंडर रूट निकालना पड़ेगा तो भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना है। अंडर रूट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंदाजे से निकालना है। अगर ये 3 और 4 के बीच में है या 4 और 5 के बीच में है तो जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अगर कोई वैल्यू हमारे पास ऐसी आती है जो 16 और 25 के बीच में है, जैसे मान लो 19 आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 19 का अंडर रूट 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। समझ में आ रही है ना वैल्यू? तो अपन को अंडर रूट में भी करना, क्योंकि वहाँ पर इतना समय नहीं मिलेगा कि तुम उसका अंडर रूट करो फिर कैलकुलेशन करो, और इस तरह से इतना नहीं, सारी चीज़ें अंदाजे में चलानी है। लगभग में आंसर लेके आना है, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल नहीं लेके आना है। एग्जैक्ट आंसर किसी भी चीज़ का होता भी नहीं है। किताब में जो आंसर दे रखे होते हैं वो लगभग आंसर होते हैं। हो सकता है आपका आंसर थोड़ा बहुत उससे डिफर करे, कुछ पॉइंटों का फ़र्क आ जाए। पॉइंट से पहला अंक बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 4.5, तो ये जो अंक है वो सिग्निफिकेंट रखता है, ये अंक सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। और जो 10 की पावर जो लेके आओगे तुम, जो भी लेके आओगे, वो 10 की पावर इंपॉर्टेंट रखती है। पॉइंट के बाद कुछ भी अंक आता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। अंदाजे से ही लिखना है, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना है।
अब जैसे इसको ही सॉल्व करके देखते हैं, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए। इसको पूरा सॉल्व करते हैं ताकि एक बार तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में ना उलझकर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में अपन इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ इसको, यहाँ से यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं, तो कन्फ्यूज़न ना हो कोई स्टूडेंट को। तो हमारे पास है अंडर रूड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू, अब इसका सबसे पहले स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ध्यान रखना 4 का स्क्वायर 16। और चूंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद इसको जब अपन इंटू कर रहे हैं, यानी कि अपन ये कर रहे हैं 0.04 इंटू 0.04, इसका मतलब है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद, यानी अपन को 0 0, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 16 के बाद पॉइंट वहाँ लगाना है जिससे 4 जो प्लेस हैं वो कवर हो जाएं। 1 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर ऊपर जहाँ पे इंटू कर रहे हैं 4 प्लेस हैं, पॉइंट के बाद ये 2 स्थान है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 स्थान है, तो जो इंटू होकर के जो अंक आएगा उसमें पॉइंट के बाद 4 स्थान होने चाहिए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16, और उसके बाद 4 स्थान को ध्यान में रखते हुए पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.0016, फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तो 1 है, और नीचे 9 दूनी 18, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही दो, तो यहाँ हो जाएगा 180, 9 दूनी 18, और ये, और फिर नीचे है 10 की पावर 9। अब जो चीज़ें हैं, अब देखो इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, तो ऊपर ये 2 रह जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे सिर्फ 16 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात नीचे 4 इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 स्थान है, इसलिए नीचे भी 10 की घात 4 आ जाएगा। अब 10 की घात 4, जो भी 10 की घात है उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं अपन। अब एक चीज़ देखो, 10 से 10 तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास जो बचा है 10 की घात 9 और 10 की घात 4, और 10 की घात 9 और 10 की घात 4 ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये देखो ये मैं बहुत ही सिंप्लीफिकेशन वे में कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट में जब एक बार है ना हाथ बैठ जाता है तो इसको मन में ही कर सकते हैं, मन में करके अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर स्टेप बाय स्टेप वो माइंड में जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरह से होगी वो अपन कर रहे हैं। अपन इसको डायरेक्ट बेवकूफ़ी की तरीके से ये नहीं कर रहे कि इन सबको गुणा करना शुरू कर दिया, 2 को 10 से गुणा किया, 10 को फिर 0.4 से गुणा किया, फिर 0.4 को 0.4 से गुणा किया, फिर इसको 1 से गुणा, फिर नीचे 9 को इससे 20 से गुणा किया, फिर उसके बाद जो भी संख्या आई उसका एक दूसरे में भाग दिया। ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन, ये बात विशेष ध्यान रखना। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है, देखो 16 बचा है और ये 2 बचा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 16 दूना 32, ठीक है। और यहाँ पर ये घात ऊपर चली गई थी तो इसको ऊपर पहुँचा के 10 की घात -13, ये 13 हो जाएंगी, 9 और 4 13, ऊपर जाएगा 10 की घात -13 हो जाएगी, और नीचे हमारे पास बचेगा 180। एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि ये जो 0 है इसको भी ऊपर भेज सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर है 18 × 10, यही है, और ये 10 यानी 10 की घात 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी इसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दूँ 10 की घात 14, ये ईजी रहेगा, क्योंकि 10 की घात 14 का तो मैं अंडर रूट निकाल सकता हूँ कि 10 की घात -14 का अंडर रूट, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10 की घात -7 हो जाएगा, 10 की घात -13 का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने सम संख्या लिया है हमें इसके माध्यम से। तो अब मेरे पास जो कुल मिलाकर जो शेष रहा है वो ये रहा है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया ये प्रश्न। Q इज इक्वल टू मेरे पास हो चुका है, अब देखो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो अंडर रूट से बाहर होने पर हो जाएगा 10 की घात -7। ध्यान रखना जब भी 10 की पावर को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो आधी हो जाती है, माइनस में है तो माइनस में रहेगी, अगर यहाँ प्लस में होती तो प्लस में रहती है, इसीलिए मैं इसको सम लेकर के आया 14। 13 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं उसको क्या लिख सकते हैं, उसका कुछ नहीं लिख सकते फिर अपन, इसलिए। और फिर हमारे पास अंडर रूट के अंदर बचता है, एक तो बचता है 32, नीचे बचता है 18। अब देखो ये और आसान हो गया, अब इसको काट सकते हैं अपन 2 के पावड़े से, 16/9, 2 से काटने पर 16 दूना 32 और 18 9 दूनी 18। अब इसको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटू 10 की घात -7, ये, और अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 16 का अंडर रूट होता है 4 और 9 का अंडर रूट होता है 3,
इंटू 10⁻⁷ ये हमारा आंसर आ चुका है कूलाम, क्योंकि आवेश अपन ने कैलकुलेट किया तो आवेश की मात्रा क्या, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दिस इज आवर आंसर।